गवर्नेंस नाउ के प्रमोटर श्री मार्कंड अधिकारी जी, संपादक श्री बीबी राव एवं अजय सिंह जी, सेबी के अध्यक्ष श्री यूके सिन्हा जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री एमबी टांगसाले जी, स्टार इंडिया के सीईओ श्री उदय शंकर जी, WTO के उप महानिदेशक श्री हर्षवर्धन सिंह जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान जी, श्रेयी इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष श्री हेमंत कनौरिया जी, सभागार में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण श्री अश्विनी चौबे, श्री गिरिराज सिंह जी, श्याम रजक जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, प्रभात खबर के प्रधान संपादक श्री हरिवंश जी, आदरी के मेंबर सेक्रेटरी श्री शैवाल गुप्ता जी, सभी यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सुबह से ही एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इंक्लूजन के विभिन्न पहलुओं पर आप चर्चा कर रहे होंगे और अभी जो कुछ भी यूके सिन्हा जी ने जानकारी दी उससे ये पता चलता है कि बिहार में लोग सचमुच बैंकों पर ही बैंक करते हैं। बाकी जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट का तरीका है, अपनी सेविंग को कहीं लगाने का जरिया है, उसका उपयोग बहुत कम कर रहे हैं। अपनी सेविंग को लगाने के लिए भी और यहाँ के जो दूसरे उद्यमी हैं वे भी उसके माध्यम से कोई लाभ लेने की कोशिश नहीं करते। तो अब इसमें किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है कि बिहार में काफी पिछड़ापन है। अपना पैसा भी बचत का बैंक में ही डालते हैं और कुछ करना हो तो बैंक पर ही निर्भर है। बैंकों के रवैये पर बहुत चर्चा होती है हमारे यहाँ। ये इंक्लूजन की बात आती है। हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सभी SLBC की मीटिंग में उपस्थित होते हैं और हर साल पहला SLBC का जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है उसमें वो मुझको भी कहते हैं कि आप उपस्थित रहिए। और हर मीटिंग में हम लोग इंक्लूजन की बात करते हैं, CD रेशियो की बात करते हैं, सब चीजों की बात करते हैं। चिदम्बरम साहब पिछली बार जब वित्त मंत्री थे तो आए हुए थे, तो एक बार उनके साथ पूरी चर्चा हो गई। हमने कहा साहब यहाँ तो एजुकेशन लोन के लिए लोग एक बैंक से दूसरे बैंक तक टहलते रहते हैं और बैंक वालों का रवैया सहयोगात्मक नहीं है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम तय कर दिया कि भाई सारे बैंक कैंप लगाएंगे और 10 जगहों को उन्होंने चिन्हित कर दिया मीटिंग में ही, कहा कि इन सब जगहों पर आप कैंप लगाइए और करिए। तो थोड़ा इंप्रूव किया, लेकिन सोमवार के दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होता है, उसमें लोग आते रहते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं वही दरखास्त लेकर, बैंक से कर्ज नहीं मिल रहा है। तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस विंग है, उसके अधिकारी बैठे रहते हैं। कोई शिकायत लेकर आता है तो उसके केस को टेकअप करते हैं बैंकों के माध्यम से। यानी एक जो आदत होनी चाहिए पहले से बढ़ा है, लेकिन आदत ऐसी है कि जाती नहीं। आदत के बारे में कहा भी जाता है कि जल्दी छूटती नहीं है, जो आदत पड़ गई सो पड़ गई। तो बिहार में जो आदत बैंकों को लग गई वो लग गई। वो ले अक्षर जानते हैं, दे अक्षर जानते ही नहीं।
सारा पैसा जमा हो रहा है बैंक में, देख लिया अभी। हम तो यूके सिन्हा जी को कहेंगे कि आप बिहारी हैं, कुछ बैंकों के चंगुल से निकालिए यहाँ के लोग, बाकी सब चीजों में इन्वेस्ट करें। यदा कदा होता है, डूबता है, तो उसके लिए फिर सरकार तो पैकेज लेकर आती है लोगों को उबारने के लिए। तो बिहार में आमतौर पर जो खबर देख लेते हैं, यहाँ पैसा डूबा, वहां पैसा डूबा, तो लोग चलते हैं चलिए बैंक में है, कम से कम यहाँ अब तक डूबने की कहानी नहीं आई। तो ये सोच करके, अब बैंकों को मालूम है कि लोगों को ये भरोसा है कि यहाँ का पैसा सुरक्षित है, तो लोग बैंकों में जमा करेंगे। तो उनको पता है, इसलिए इस साइकी का फायदा उठाते हैं। यानी बैंकों को किसी प्रकार का दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई कंपटीशन नहीं, चुनौती की बात तो छोड़ दीजिए। तो जब आप कुछ कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, यहाँ के लोग जानेंगे, धीरे धीरे तो एक डिपेंडेंस भी घटेगा। लेकिन खैर, बहरहाल स्थिति तो यही है। अब बैंकों के अधिकारियों के बारे में मैं कुछ शिकायत नहीं कर रहा। अभी जो इस साल की एसएलबीसी की मीटिंग हुई, उसमें हमने काफी देर तक इसी बात पर जोर दिया। हमारे बैंक के जो यहाँ के अधिकारी होंगे, उनको खराब भी लगता होगा कि भाई हर बार यही बात बोलते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हर बार यही बात बोलना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जो इनके मैक्रो लेवल पर कोई समस्या नहीं, रिजर्व बैंक का सर्कुलर है, वित्त मंत्रालय का गाइडलाइन है, आप लोग भी जो रीजनल लेवल पर ऑफिसर्स हैं वो भी देखते हैं कि भाई लोगों को मिले, इंक्लूसन हो, अकाउंट खुले। अब अकाउंट खुलने का ये हाल है कि हम लोगों ने शुरू में 2005 में नवंबर में हम लोगों की सरकार बनी, तो हमने जो भी स्टेट की स्कीम बनाई, स्टेट प्लान से, तो हमने सोचा कि हम सबको इसका लाभ दिलवाएंगे बैंकों के थ्रू। हमने लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की, तो हमने सोचा कि लड़कियों को बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसा देंगे। अब साहब, लड़कियों को बैंक का अकाउंट ही नहीं खुल रहा, मिडिल स्कूल की लड़कियां थी। तो वही सोचा हमने, फिर साइकिल योजना के लिए भी करें, उसमें भी कठिनाई थी। तो अंत में हम लोगों को विथड्रॉ करना पड़ा और कैंप लगाकर स्कूल में डेजिग्नेटेड डे पर कोई ना कोई व्यक्ति, इंपॉर्टेंट आदमी, अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो ठीक है, वरना वहां के कोई रिटायर्ड व्यक्ति जिनको इलाके में लोग जानते हैं, जिनकी कुछ प्रतिष्ठा, वैसे लोगों के हाथ से सब बच्चे बच्चियों को हम लोग उसका जो भी देय है राशि वो वितरित कराते हैं। तो नो फ्रिल अकाउंट सब लोग बात करते हैं, खुलता नहीं है साहब। हम लोगों ने अभी इंदिरा आवास में कहा कि साहब इंदिरा आवास में सब तरह से हो गया कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची है, वेटिंग लिस्ट है, उसी से पैसा मिलेगा। इंदिरा आवास के लिए जो पैसा मिलता है वो मिलेगा। साहब सब चीज कितना भी कर दीजिए, अंत में बैंक तो है। तो सब लोगों ने देखा कि अब चलो शिफ्ट करो बैंक में ही, तो बैंक के आसपास ही इकट्ठा होकर लोगों ने शुरू किया लोगों का दोहन, शोषण, मोचन, जो कहिए। जहां जाइए हम लोगों को सुनना पड़ता, तो हम सुनाए कैसे नहीं? हम जब सुनते हैं तो हमको सुनाना भी पड़ेगा आप लोगों को। 5,000 रुपया इंदिरा आवास में ले रहा है, 4,000 रुपया ले रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कैंप का, और काफी वीडियोग्राफी करानी शुरू की कि कोई इसमें कोई दलाल आकर गड़बड़ तो नहीं कर रहा। सब कुछ किया, तुरंत पुलिस भी मौजूद है। उनको एक आध जगह ऐसी घटना घटी, उनको तुरंत जेल भी भेज दिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जाकर के देखिए तो हमने ही देखा कि साहब कुछ ना कुछ पासबुक का जो वितरण होता है, हम लोग कैंप लगाते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स हमने देखा कि थोड़ा कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ है कि दोबारा उनको जाना पड़े। अब पासबुक तो जिसका अकाउंट है उसके हाथ में होना चाहिए, पासबुक किसी और के हाथ में रहता था। पैसा उसका है, सरकार ने उसके अकाउंट में डाला, लेकिन उसको समझ नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, उसकी अज्ञानता का, उसके इलिटरेसी का फायदा उठाकर दलाल तबका साहब उससे कुछ ना कुछ ठग ही लेता है। तो ये जो इंक्लूजन की बात होती रहती है,
और प्रतिदिन हम लोग कैसे इसको ट्रांसपेरेंट करें, किस तरह से लोगों को शोषण से बचाएं, इसके लिए सोचते रहते हैं और कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो मैक्रो लेवल पर तो बड़ा सहयोग होता है अधिकारियों के स्तर पर। हमने उस दिन भी एसएलबीसी की मीटिंग में कहा, मैं आज इसको दोहराना चाहता हूं कि बैंकिंग के क्षेत्र में चाहे इंक्लूजन हो या सर्विसेज में जो भ्रष्टाचार है, अब केसीसी है, अब हम लोग तो टारगेट तय करते हैं, केसीसी लोगों को मिला, अब उसमें लोगों को कहता है सर कि अरे भाई किसान क्रेडिट कार्ड पर जो कर्जा मिल रहा है तो सरकार तो कुछ साल के बाद माफ कर ही देगी, तो इस पैसा का बंटवारा करें हम लोग आपस में। आपको केसीसी दे रहे हैं, इतना का आपको मिला हुआ है कार्ड, तो कुछ पैसा आपस में बांटे, क्योंकि आपको तो लौटाना है नहीं, सरकार आज न कल फिर माफ कर देगी। तो इन सब चीजों का लोग लाभ उठाते। तो जो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, नो फ्रिल अकाउंट का हो या सर्विसेज देने का हो या फाइनेंसिंग, एजुकेशन लोन या कई प्रकार के लोन है। अब हम लोगों के पास तो कई स्कीमें, हम सबका इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं बैंकों के माध्यम से, लेकिन अकाउंट कौन खोले? अब अभी हम लोगों ने अपने राज्य में, जिसका हमने जिक्र किया, पोशाक की योजना लड़कियों से शुरू, बाद में उसको लड़कों के लिए एक्सटेंड किया। पहले अपर प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में क्लास 6, 7, 8 के लिए वो स्कीम थी। अब क्लास 1 से लेकर 8 तक हर एक लड़के लड़की को अब हम लोग यूनिफॉर्म के लिए पैसा दे रहे हैं, और फ्रॉम क्लास 9 to 12 सिर्फ लड़कियों को देते हैं। अब साहब इस बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि नहीं साहब हम भी यूनिफॉर्म के लिए देंगे, लेकिन वो कम दे रहे हैं, हम जितना देते हैं उससे कम देते हैं। उसमें भी स्टेट शेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो कोई भी सरकार, राज्य सरकार सोचेगी कि जितना पैसा केंद्र से मिल जाए उसका हम इस्तेमाल कर लें, 400 रुपया के रेट पर ही वो देंगे, उसका 65% देंगे, तो उतना ही हम उतना फायदा उठा लें, उतना हमारा जो खर्च हो रहा है स्टेट प्लान से वो घटेगा। लेकिन हम तो दे रहे हैं कैंप लगाकर बच्चों को पैसा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि नहीं, सबका बैंक के थ्रू होगा, बैंक अकाउंट। अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ रीजनल मैनेजर यहां पर बैठे हुए हैं। अब क्लास 1 के बच्चों का अकाउंट आप खोलिएगा या नहीं खोलिएगा आप जानिए, अब उसके चलते समझा लटका रहेगा। हम तो अपना पैसा दे ही रहते, अब उसका पार्ट हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाए, 500 रुपया हम देते, और क्लास 6 से 700 रुपया देते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 400 देगी, लेकिन उसका एक पार्ट मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके चलते अब बैंक आ गया। उनको काफी समझाया गया कि भाई ये बड़ा स्मॉल अमाउंट है, बैंकों में अकाउंट नहीं खुलता। अच्छा, 2007 में हमारे यहां 22 जिले में फ्लड आया, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित थी। तो हम लोगों ने किसानों को भी इनपुट सब्सिडी के तौर पर, जो कैलेमिटी रिलीफ फंड उस समय कहलाता था, अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया हुआ था यार्डस्टिक, उससे उसको एनहांस करते हुए हम लोगों ने ज्यादा दिया, लेकिन बैंक के थ्रू दिया। कहा कि साहब 2000 रुपया से अधिक का जितना भी इनपुट सब्सिडी है उसको हम बैंक से देंगे। साहब चेक तो हम लोगों ने बांट दिया। बाद में कभी हम वहां गए तो चेक लेकर के लोग घूम रहे, चेक भेजे कहां, उनका अकाउंट खोलने ही वाला कोई नहीं। इंक्लूजन पर गवर्नेंस नाउ के माध्यम से जितना सेमिनार कर लीजिए, तो 2007 की बात हम कर रहे हैं, 2012 में स्थिति में मामूली फर्क है। लेकिन बहरहाल ज्यादा नहीं कहते हुए मैं एक ही मेरा विनम्र जो सुझाव है बैंकों को, वो अपने यहां के नीचे की इकाइयों को दुरुस्त करें। आज जो इंक्लूजन की बात हम लोग करते हैं, इसके लक्ष्य को तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आपका माइक्रो मैनेजमेंट बेहतरीन न हो जाए। मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ने वालों को पैसा देते हैं, आप एजुकेशन लोन देते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं बैंक वाले, अपने मैनेजमेंट को ठीक करें।
सिर्फ अपने मैनेजमेंट को ठीक कर ले। माइक्रो मैनेजमेंट की समस्या, इनकी कोई बात सुनता नहीं नीचे साहब। आप चले जाइए कहीं, हम कोई बड़े अधिकारियों को दोष नहीं देते, ये बेचारे सब कागज बना करके भेजते हैं, सारा सर्कुलर इनका परफेक्ट है। रिजर्व बैंक का गाइडलाइन क्लास 1, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने गाइडलाइन है सब बहुत अच्छे। जो मीटिंग्स होती है, जब लोग बात करते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि साहब अब तो सुधर जाएगा। अभी हमने बैंक वालों को हाथ जोड़कर कहा कि भाई हम सेवा यात्रा में घूमते रहते, एक जिले में 3 दिन 4 दिन रहते हैं, कृपा करके आप लोग अपना ड्यूटी बना लीजिए, एक आध कोई बड़े ऑफिसर चलिए मेरे साथ। और जब वहां जनता के दरबार में हम हाजिर होते हैं, 5000, 7000, 4000 लोग रहते हैं, सिर्फ जो बैंक से संबंधित शिकायतें आती है, आप वहां रहिए। और अगर इस प्रकार का काम आप कर लेंगे तो आपको स्ट्रेट डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा और फिर उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। आखिर हम तो घूमते, हमको पता चला कि साहब हमारे यहाँ ब्लॉक ऑफिस है, अंचल ऑफिस है, थाना है, छोटे मोटी सेवाओं के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाइए बिना कुछ दिए मिलेगा नहीं आपको, कुछ पैसा लगना ही है। तब इसी को देख करके हम लोगों को उसका समाधान सूझा और हम लोगों ने यहां पर राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लागू किया। अब साहब अब कोई शिकायत नहीं कर रहा। अब यूं ही कहने वाले लोग जो जाते नहीं हैं, कभी अप्लाई नहीं किया होगा, वो कह सकते, लेकिन अब आप एप्लीकेशन जमा कीजिए। अब तो ऑनलाइन भी कई चीजों में हम लोगों ने शुरू किया, जाने की भी जरूरत नहीं है। और आप जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं, यहां तो हमने कॉमन सर्विस सेंटर को भी ऑथोराइज किया है कई चीजों में, राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस में उनको ये काम दे रहे हैं हम, उसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमने देखा कि माइक्रो लेवल पर प्रॉब्लम है, तो एक कानून बनाकर उसको लागू किया 15 अगस्त 2011, और 15 अगस्त 2012 से उस सर्विस प्रोवाइड करने के टाइम को हमने रिड्यूस कर दिया। जो सेवाएं 21 दिन में दी जा रही थी, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सबों की अवधि को घटाकर 14 दिन कर दिया। अभी और प्रयोग करेंगे। और जब लागू किया इसको तो नवंबर महीने से सेवा यात्रा में हम ब्लॉक में जाकर खुद देखने लगे कि यहां पर कैसे ये काम कर रहा है। नाम ही उसका सेवा यात्रा हमने दिया। राइट टू सर्विस एक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद जाकर खड़ा होकर देखना शुरू किया। 4 जगह 5 जगह में जितनी कमी थी वो सब पता चल गई और दूर कर दिया गया। अब कोई कमी है नहीं, कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। और 1 साल के अंदर लेटेस्ट जो फिगर है परसों तक का, 14 लाख लोगों ने सेवाएं प्राप्त की है राइट टू सर्विस एक्ट के। तो भाई हम लोग ये काम कर सकते हैं अपने यहां, तो सोचना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ गोष्ठियों से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या है माइक्रो मैनेजमेंट की, उसको ठीक कीजिए। और मैं तो बराबर कहता हूं, कभी अगर सिटीजन चार्टर बना केंद्र में, वहां तो लटका हुआ है लोकपाल, पता नहीं कब होगा, नहीं होगा। अगर सिटीजन चार्टर बने तो हम तो चाहेंगे कि बैंकिंग सर्विसेज को उसमें डाला जाए, टाइम बाउंड किया जाए उसको, कि समय सीमा के अंदर बैंक सेवाएं देंगे। देखिए कितना बढ़िया इंक्लूजन हो जाएगा। यह तो करना पड़ेगा। एक तो अच्छी पॉलिसी, और दूसरा उसका इंप्लीमेंटेशन, और तीसरा इसमें जो कोताही करे उनको सजा। ये तीनों जब तक नहीं होगा, आप और हम चर्चा करते रहें, लेकिन जब बुलाइएगा तो आएंगे। उपाय क्या है? माफ कीजिएगा, वही बातों को बोलना पड़ता है। तो हम लोग दुखी हैं। अब ये जो बिहार है तरक्की के राह पर चल पड़ा, लोग कुछ करना चाहते हैं, सब में उत्साह है। और ये व्यक्ति का जीवन हो या समाज हो या राज्य हो या राष्ट्र हो, सब में ये अवसर कभी कभी आता है। आज पूरा बिहार उत्साह से लवरेज है
खुद अपने बलबूते पर आगे बढ़कर वो दिखला रहा है। ऐसी ही स्थिति में अगर सभी मदद करेंगे, बैंक भी मदद करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मदद करेंगे और केंद्र की सरकार भी मदद करेगी, तो अभी का ही ग्रोथ रेट देखकर आप परेशान हो रहे हैं। हम तो जानते हैं कि इस ग्रोथ रेट पर हमको 25 साल लगेगा नेशनल एवरेज पर पहुंचने में, तो 25 साल मेरी उम्र बची है। हम अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए तो हमको चाहिए बहुत तेज छलांग लगाना होगा। तो आज जो 16% पर लोग आश्चर्य कर रहे हैं, हमको तो 25% से भी आगे जाना होगा और इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अनेक वर्षों तक, तब हम नेशनल एवरेज पर पहुंचेंगे। फिर तो गाड़ी चल पड़ी, फिर तो जब रेल की पटरी बिछ गई तो फिर तो गाड़ियां चलने ही लगेगी। तो एक बार जब पटरी बिछ गई तो पैसेंजर ट्रेन से शुरुआत, मेरी गुड्स ट्रेन से शुरुआत होती है, पैसेंजर ट्रेन आता है, फिर सुपर फास्ट भी आएगी, फिर राजधानी भी चलेगी। तो कभी ना कभी यही राजधानी थी बिहार, फिर दिल्ली तक पहुंचेंगे लोग ठीक से। दिल्ली में कोई अपमानित नहीं होगा, लोग समझेंगे कि नहीं साहब ये ठीक काम हो रहा है। तो इसलिए हमने इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए की पूरे दर्द के साथ कि ये वक्त है, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए मदद कीजिए, यहाँ के गरीबों को आप आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो अपनी योजनाओं में बेनिफिशियरी को सीधे बैंक के जरिए पैसा देना चाहती है, बीच में कोई कमीशन खोरी न कर सके, तो उसमें सहायता कीजिए। और यही इंक्लूशन का मर्म है। बाकी तो इंक्लूशन पर इन दिनों बहुत चर्चा होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ पर चर्चा होती है, बैंकिंग में इंक्लूशन पर चर्चा होती है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की बात उन्होंने कही, फैसिलिटेटर की बात कही, कॉमन सर्विस सेंटर की बात कही। यूके सिन्हा साहब ने जितना जो इन्वेस्टमेंट का गुर है वो बताने के लिए यहाँ आएंगे, तो इन सब चीज़ों का फायदा होगा। लेकिन आज जरूरत ये है कि इंक्लूशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों के माइक्रो मैनेजमेंट में सुधार लाने की जरूरत है। और हम लोगों के जैसा राजनीतिक व्यक्ति मैनेजमेंट की बात आपको कहे, अब बैंकों के लोग तो मानते ही हैं कि हम मैनेजमेंट गुरु हैं, इतना पैसा बढ़ गया, उनका इन्वेस्टमेंट यहां हुआ वहां हुआ सब कुछ, तो अपने माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट को सुधारिए, तभी सही मायने में आप इंक्लूशन जिस पर आज चर्चा हम कर रहे हैं उसके लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। आप सब लोग यहाँ दिन भर चर्चा किए होंगे, तो मुझको ऐसा लगता है, और गवर्नेंस नाउ इसके लिए बधाई का पात्र है। एक गवर्नेंस नाउ, नाम भी देखिए, गवर्नेंस नाउ। तो हम लोग तो कह रहे डेवलपमेंट नाउ, तो हेल्प अस नाउ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीतीश कुमार जी। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने सबको सुना, आप लोग इंतजार करिए नीतीश कुमार जी को सुनने का। और उन्होंने शायद अपनी बात बहुत सटीक तरीके से कह दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई गोष्ठियाँ महत्वपूर्ण है, अहमियत रखती हैं गोष्ठियाँ, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैं कुछ और उनसे लोग सुनना चाहेंगे प्रश्नों के जरिए और प्रश्नों के उत्तर के जरिए, इसलिए थोड़ा सा वक्त आपका और होगा। मैं I'd like to request someone who's extremely well known in the industry that I represent, that's television, someone who's been an extremely talented and hugely successful professional of the Indian television industries. Ladies and gentlemen, I'd like to request Mr. Uday Shankar, head of the Star in India, to come and have a little chat with Mr. Nitish Kumar here. Thanks, Uday. Thank you. बहुत पीड़ित हैं और आपने काफ़ी सोचा है इसके बारे में, लेकिन आपने जो एक कहा कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट को फिक्स करने की ज़रूरत है, उसी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आम तौर पे हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी समस्या है
पॉलिसी और सीनियर लेवल पे इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, वो समस्या माइक्रो लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की है। और बिहार में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हमने एक उदाहरण अभी आपके समक्ष रखा, इम्प्लीमेंटेशन के इशूज है, उसी को आप कहिए माइक्रो मैनेजमेंट के इशूज हैं। जो समस्या आई नीचे के लेवल के करप्शन की, तो छोटे मोटे सेवाओं के लिए, सर्विसेज के लिए, सर्टिफिकेट के लिए लोगों को परेशानी थी, शिकायतें थी कि उनको घूस देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिए हमने एक कानून बनाया और उस कानून के जरिए एक तरह से वो एलिमिनेट हो चुका है। अब ऐसा कोई केस होगा तो उसको तो सख्त सजा हम लोग देने के लिए तैयार हैं अगर कोई शिकायत आएगी। तो एक एग्जाम्पल हमने दिया। इसी तरह से अगर इंदिरा आवास के बारे में शिकायत है तो हम लोगों ने कहा कि साहब पूरे स्टेट में प्रत्येक ब्लॉक में एक दिन कैंप लगेगा और जितने बेनिफिशियरी हैं उनको पासबुक एक ही दिन हैंडओवर कर दिया जाएगा। और जो किसी कारण से एब्सेंट रहे या मान लीजिए जिनका पेपर्स तैयार नहीं हो पाया उस दिन तक, एक दूसरा डेट फिर 2-3 महीने के बाद दिया जाता है जिस दिन बाकी लोगों का वितरण कर दिया जाता है। तो तीसरी बात है माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट की बात की। हमने फिर एग्जाम्पल दिया कि भाई जब बैंक अकाउंट लोगों का नहीं खुलने लगा तो हम लोगों ने तय किया कि एक दिन पब्लिकली, वो डेट पहले से तय, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि हैं या कोई मान लीजिए ऑफिसर उसी इलाके के हैं, छुट्टी में आए हुए हैं या रिटायर्ड हैं, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति की मौजूदगी में सारा पैसा बांट दिया जाता है। तो ये तरीके हैं कुछ हम लोगों ने प्रयोग किया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ को ठीक कर दिया गया है, लेकिन ये एक बैटल है, ये लगातार जारी रहेगा। आपने एक जगह ठीक किया तो पता चला दूसरा जगह, क्योंकि हम तो बराबर कहा करते हैं अपने अधिकारियों को, जो वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं, कि भाई आप तो यूपीएससी से परीक्षा वगैरह पास किए, टैलेंटेड विद्यार्थी थे, मेहनत किए, तब आईएएस बने। अब ये बताइए गांव में रहता है, मामूली आदमी है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, लेकिन वो कितना तेज है कि आप लोग जो किसी चीज का गाइडलाइन बनाते हैं और उसी गाइडलाइन से ऐसा रास्ता निकालता है कि पैसा बना लेता है, तो आपके लिए चुनौती है। तो हमने पब्लिकली कहा, जनता भी खूब हंसी और अफसर लोगों को भी लग गया कि कुछ करना है, तो ये सब आया। अब आरटीपीएस आ जाता है, कैंप लग करके होता है, लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। उसी तरह से मैं सच कहता हूं, अगर बैंक वाले सचमुच इसको जिस दिन प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेंगे ना कि नहीं हमको ठीक ही करना है, जब तक नौकरी करते रहेंगे तब तक कहां सवाल है। नौकरी करके भी रिटायर कीजिएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और आजकल तो यूके सिन्हा साहब तो निकल गया, ये से बड़ा जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इनके जमात में तो ये भी चलता है, साहब कुछ मत करो तो कभी फंसोगे नहीं। तो ऐसे लोग भी गुजर ही जाते हैं, समय गुजार ही लेते हैं। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं साहब ये तो ठीक नहीं है, हमने ये जिम्मेवारी ली है तो हम इसको निभाएंगे चाहे जो भी। तो सब तरह के लोग होते हैं। तो हम तो उन लोगों की बात कह रहे हैं, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो, अफसरशाही में हो, जहां कहीं भी हो, आम नागरिक जिनको लगता है कि नहीं साहब हमें कुछ करना है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। जिनको कुछ नहीं करना है उन लोगों के लिए तो करना। आपने कहा कुछ करने की बात, उसमें एक समस्या जो सब लोगों को दिख रहा है आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है, वो ये है कि कुछ फंडामेंटल इश्यूज जो हैं इस देश के, चाहे वो इंक्लूसिव बैंकिंग में इंक्लूजन हो, चाहे वो पॉवर्टी रिमूवल की बात हो, इस पर भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। क्योंकि हर दुनिया में हर जगह पॉलिटिकल डिफरेंसेज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लोग लड़ते हैं और राजनीति होती है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जिस पे एक पॉलिटिकल क्लास का कंसेंसस होता है। इस देश में खास करके पिछले कुछ सालों में ये कंसेंसस और भी पहले भी नहीं था, जो कुछ भी था वो और भी टूट गया है।
क्या ये कितनी बड़ी वजह है इस देश को रोके रखने में, और खास करके बिहार जैसे स्टेट को जिसको इस तरह के कंसेंसस की बहुत ज़रूरत है? ये आपने बहुत ठीक कहा। हमने इस मामले में एक सुझाव दिया है एक क्षेत्र में। अब जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कौन हैं? केंद्र सरकार ने बनाया यार्ड स्टिक, फिर कहा सर्वे करो, सर्वे किया गया उनके गाइडलाइन के मुताबिक, फिर लिस्ट बन गई। अलग अलग पार्टियों की आजकल अलग अलग जगहों पर सरकारें हैं। हम यहाँ राज्य में अगर हम लोग रूलिंग पार्टी हैं तो केंद्र में अपोजिशन पार्टी है। तो केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक काम कीजिए, तभी दिल्ली से लोग आवेंगे तो कहेंगे कि बीपीएल में नाम छूटा हुआ। बड़े बड़े लोग कहते, छोटे मोटे आदमी नहीं, रिस्पॉन्सिबल, जिनके ऊपर सारा दारोमदार है। तो हमने कहा कि भाई जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, गाइडलाइन आपका, तौर तरीका आप तय करते हैं, राज्य सरकारें करती है, एक दूसरे पर आप दोषारोपण करते हैं, इससे क्या फायदा? कोई ऐसा तरीका निकाले कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण न करें और जो बेनिफिशियरी हैं उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और वो आइडेंटिफिकेशन इस ढंग से हो कि अगर कोई छूट गया है तो वो अप्लाई कर सके, उसका जांच के बाद इंक्लूजन हो जाए। कोई गलत आदमी का इंक्लूजन हुआ, किसी की शिकायत पर जांच होकर उसका एक्सक्लूजन हो जाए, लेकिन ये करेगा कौन? राज्य सरकार करेगी तो हमारे जो विपक्ष में वो बोलेंगे गड़बड़ हुआ, केंद्र करेगी तो वहां जो विपक्ष में वो कहेंगे गड़बड़ होगा। तो हमने एक सुझाव दिया कि भाई वोटर लिस्ट में नाम किसी का छूट गया, इसके लिए ना कोई केंद्र सरकार को दोष देता है ना राज्य सरकार को दोष देता है। इलेक्शन कमीशन है, करते हैं अधिकारीगण, लेकिन वो उनके मातहत माने जाते हैं जब इलेक्शन कमीशन की देखरेख में काम करते हैं, इसलिए कोई ब्लेम नहीं करता। उसी तरह से बीपीएल का हो या इस प्रकार के बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन के तर्ज पर इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए, ताकि एक बार अगर पॉलिसी लेवल पर डिसीजन हो गया कि इस तबके को लाभ पहुंचाना है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया इंडिपेंडेंटली, कोई त्रुटि है तो वो चलता रहेगा। अगर किसी ने अप्लाई किया वो जांच करेंगे और फिर उनके आदेश पर, उस कमीशन के आदेश पर सरकार के कर्मचारी लोग ही काम करेंगे, अधिकारी ही काम करेंगे, लेकिन कोई ये ब्लेम गेम नहीं चलेगा। तो आज जो ये ब्लेम गेम चलता है, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इंडिपेंडेंट कमीशन हो, अथॉरिटी हो। हमने एक संदर्भ में कहा, और बाकी तो पॉलिसी इशूज पर तो मतभेद चलता ही रहेगा। अगर सारे पॉलिसी इशूज पर एक मत लोग हो जाएं, तब तो कल होकर के आप लोग कहिएगा कि सब पार्टी मिलके एक ही पार्टी बना लो, तब तो डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है वही खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी आपस में जो पॉलिसी इशूज पर विवाद होता है, उससे डिबेट जनरेट होता है, जनता पार्टिसिपेट करती है और अंततोगत्वा अपने वोट के जरिए वो डिसाइड करती है। तो मैं तो बराबर कहता हूं, पॉलिसी के लिए तो वोट पड़ता है। लोकतंत्र में पॉलिसी के लिए कौन सी पॉलिसी चलेगी, हर पार्टी अपनी पॉलिसी का ऐलान करती है और उस पर लोग वोट करते हैं। तो देश में कौन सी पॉलिसी चलेगी ये वोट से डिसाइड होता है डेमोक्रेसी में। कोई दूसरे को ये अख्तियार नहीं होना चाहिए, जनता को अख्तियार होना चाहिए। और अपने संसदीय लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। तो इन दैट सेंस कॉन्सेंसस होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पर कॉन्सेंसस होना चाहिए, इंटेग्रिटी पर कॉन्सेंसस होना चाहिए, सर्टेन इशू पर जरूर होना चाहिए कॉन्सेंसस। लेकिन ऐसे विषयों पर जिस पर नाहक विवाद होता है, उसके लिए तो इंडिपेंडेंट बॉडी के माध्यम से कोई ब्लेम नहीं करेगा। एक इशू है ग्रोथ का। पिछले 15-20 साल में भारत की एक छवि बनी थी कि एक इमर्जिंग नेशन है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इकलौता देश था जहां बहुत रोबस्ट डेमोक्रेसी थी और ग्रोथ बहुत अच्छा था। सारी दुनिया में लोग उम्मीद से देख रहे थे भारत की तरफ। वो छवि पिछले कुछ साल में लगातार टूटती दिख रही है और आज बिल्कुल खत्म सी हो गई है। लोगों का को अब ये शक हो रहा है कि भारत मेंटेन कर पाएगा अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी या नहीं। और इसकी एक बड़ी वजह है कि इकोनॉमिक इशू पे कहीं कोई कंसेंसस बन ही नहीं पा रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो, चाहे वो सेंटर में रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में हो, सेंटर या स्टेट्स के बीच में हो।
ये भारत को कहां तक ढकेलेगा? देखिए, मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि ये समस्या देश के पॉलिटिक्स में जो रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी हैं उनके बीच के कॉन्सेंसस का सवाल नहीं है। एक ऐसी सरकार है, सरकार के अंदर ही कॉन्सेंसस नहीं है। समस्या वहां की है और उससे भी आगे जाएंगे। तो एक तो अलायंस है, तो अलायंस को चलाया कैसे जाता है उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, इनको 206 मेंबर है। इनको समझना पड़ेगा कि अकेले उनकी मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी कांग्रेस पार्टी ने 2009 के इलेक्शन के बाद व्यवहार ऐसा किया कि मानो उनको 2/3 मेजॉरिटी। की प्रॉब्लम है माइंडसेट का, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का। और दूसरी समस्या ऐसी है इस देश की जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमेशा देश का लीडर माना जाता है। तो जिस भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन की सरकार बने उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। यह बहुत ही साधारण सी बात है। यहां बड़ा भारी द्वंद्व है, पावर कहीं और है, पॉलिटिकल पावर कहीं और है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहीं और है। ये जो डिवीजन हुआ है वो अपने यहां के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इसकी ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की थी। इसलिए समस्या दूसरी है, आप उसकी गहराई में नहीं जा रहे। एक तो रूलिंग पार्टी और फॉर्मेशन के अंदर के कॉन्सेंसस का है और फिर जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके अंदर की समस्या है। ये उनको तय करना था। आप उदाहरण देख लीजिए, शुरू से लेकर के अब तक सरकार चलेगी। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री का जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो शक्तिशाली पद है। अगर एक बार प्रधानमंत्री की अथॉरिटी डोल गई तो देश का विश्वास डोलता है। यही हुआ है। और मुझे कुछ नहीं कहना, हम तो केंद्र सरकार के हिसाब से विपक्ष में है, लेकिन आपने पूछा तो मेरा इंडिपेंडेंट असेसमेंट व्यक्तिगत रूप से हम महसूस करते हैं। हमेशा लीडर को फ्रंट से लीड करना पड़ता है और यही हमारे संविधान के रचयिता लोगों ने, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्र नायकों ने तय किया। अब बीच के पीरियड में अगर उससे आप बाएं दाएं उसको डिरेल करने की कोशिश कीजिएगा तो होल थिंग विल गेट डिरेल। दैट इज हैपनिंग। और तो कुछ हो ही नहीं रहा, यही तो हो रहा। लोगों का बिल्कुल जिसको कहिए कि विश्वास हिल चुका है, विश्वास हिल चुका है। पैसा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़े उद्योगपति आए हुए थे अपने कार्यक्रम के सिलसिले में। मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। मेरे बगल में बैठे थे, मैंने देखा वो बहुत उदास थे, निराश थे। तो कुछ हो नहीं रहा, ऐसा हो रहा है। तो आखिरकार देखिए, ये बात नहीं है कि कॉन्सेंसस से या पार्लियामेंट में कोई बिल अटका हुआ है तो बिल अटका हुआ विपक्ष के चलते थोड़ी है। पहले उनका अपने अलायंस में तो देख लें उसको, उस पर कॉन्सेंसस है या नहीं, पॉलिसी है या नहीं। हमको लग रहा है कि ये समस्या है यहां भी। वहां तो माइक्रो मैनेजमेंट की बात हुई बैंकों के मामले में, यहां पर है मैक्रो मैनेजमेंट की समस्या। धन्यवाद। धन्यवाद।